राधे राधे, सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे मलिक मोहम्मद जैसी को। भक्ति काल के कवियों को देख रहे हैं। इसके पहले कबीरदास को पढ़ा। तो क्या है कि सभी परीक्षाओं की तैयारी करने के एकदम बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आसान पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लोग सोचेंगे अरे ये तो बहुत बार पढ़े हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। आसान प्रश्नों को पहले हल करना सीखिए, सही उत्तर लगाना सीखिए। फिर कठिन तो कई परीक्षाओं में माइनस मार्किंग नहीं रहती, तो तुक्का भी लगाएंगे तो हो सकता हो सही हो जाए। लेकिन आसान क्वेश्चन अगर गलत होगा तो सारे क्वेश्चन गलत होंगे। मेरा खुद का अनुभव है, मैंने भी ऐसा किया। तो अब एकदम बेसिक से पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम है सुषमा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। तो हम पढ़ते हैं भक्तिकालीन कवि प्रेमाश्रय शाखा के कवि मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म 1492 और मृत्यु 1542 ईस्वी में हुई। मलिक मोहम्मद जैसी निर्गुण भक्ति की प्रेम मार्गी सूफी काव्यधारा शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे हिंदी साहित्य की अमर विभूति हैं। उनकी प्रेम रूपी सरिता में अवगाहन कर पाठक अपने चित्त को पवित्र करते हैं। जैसी का महत्व इस दृष्टि से भी बहुत अधिक बढ़ जाता है कि उन्होंने अपने काव्य में भारतीय और इस्लामी तत्वों का सुंदर समन्वय किया है। जैसी की रचनाओं के अध्ययन से उनकी बहुसत्ता के विषय में पता चलता है। जैसी साधक, प्रेमी और उच्च कोटि के कवि थे। प्रेम को ईश्वर का ही एक रूप सिद्ध करने वाले जैसी हिंदी काव्य क्षेत्र में सदैव अमर रहेंगे। उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। इनका जीवन परिचय। इनका जन्म 1492 संवत 1549 में। तो संवत निकालने के लिए क्या कहता है, अगर 1492 है तो उससे 57 बरस जोड़ दीजिए, और घटाना है ईस्वी निकालना है तो संवत में से 57 बरस घटा दीजिए, अर्थात 900 हिजरी के लगभग हुआ था। इस विषय में स्वयं जैसी ने आखिरी कलाम में लिखा है, या अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कविवदी। वे अवध के रहने वाले थे। उनका जन्म रायबरेली जनपद के अंतर्गत जायस नमक नगर में हुआ था। स्वयं जैसी ने कहा, जायस नगर मोर स्थान। कुछ विद्वानों ने गाजीपुर को उनका जन्म स्थान माना है। जैस में निवास करने के कारण वे जैसी कहलाने लगे। उनके नाम के पहले मलिक शब्द लगाए जाने के विषय में ऐसी धारणा है कि यह उनकी पैतृक उपाधि है। उनके पिता का नाम शेख ममरेज था। उनके माता पिता उनको बचपन में अकेले छोड़कर चल बसे। ऐसी दशा में इस अनाथ का बालक लालन पालन साधु संतों की संगत में हुआ। जैसी की शिक्षा दीक्षा के विषय में ठीक प्रकार से कुछ कहा नहीं जा सकता, परंतु इतना स्पष्ट है कि जैसी की प्रतिभा बहुमुखी है। उन्होंने हठ योग, वेदांत, रसायन, ज्योतिष, दर्शन और काव्य कला का विशिष्ट ज्ञान था। कहा जाता है कि जब जैसी युवा थे तो उनका मकान गिर पड़ा। उसमें उनके पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई। कुछ दिन बाद वे बहुत समय तक वे अपनी पुत्र और पत्नी के दुख में दुखी रहे। कुछ दिन बाद वे सूफी कबीर शेख मोहदी के शिष्य बन गए। शीतला के प्रकोप से जैसी कुरूप हो गए। इस विषय में उन्होंने लिखा है, एक नयन कवि मोहम्मद गुनी सोई विमोह जई कवि गुनी। जैसी गाजीपुर और भोजपुर के राजा के आश्रय में रहे। अमेठी के राजा उनसे बहुत प्रभावित थे। उन्होंने जैसी को बड़े आदर के साथ अमेठी में बुला लिया। जैसी ने अपने जीवन के अंतिम दिन अमेठी के मंगरावन में व्यतीत किए। वहीं पर 1542 ईस्वी संवत 1599 ईस्वी के मध्य लगभग अपना शरीर नश्वर शरीर त्याग दिया। उनकी मृत्यु से अमेठी राजा को बहुत दुख हुआ। राजा ने मंगरावन में उनकी समाधि बनवा दी, जहां आज भी दीपक जलाया जाता है। तो इनके साहित्यिक अवदान। जैसी सूफी संत थे। उनका हृदय पवित्र एवं निर्मल था। मानव मात्र के प्रति सहृदयता और प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो जैसी ने मानव हृदय की उस अवस्था के दर्शन कराए जहाँ सभी धर्म और संप्रदायों के भेदभाव तिरोहित हो जाते हैं और मनुष्य ऐक्य, प्रेम एवं सहानुभूति का अनुभव करता है। जैसी निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे और उसकी प्राप्ति के लिए प्रेम की साधना में विश्वास रखते थे। इस प्रेम मार्ग में उन्होंने विरह पर सर्वाधिक बल दिया है। अपने प्रिय ईश्वर से वियोग की तीव्र अनुभूति भक्त को साधना पथ पर अग्रसर होने को प्रेरित करती है। अपनी इसी भक्ति भावना को पद्मावत में व्यक्त किया है। जैसी का विरह वर्णन अत्यंत विशद और मर्मस्पर्शी है। सत्यता यह है कि विरह और सौंदर्य की अभिव्यक्ति में जैसी हिंदी साहित्य के महान कवि थे। जैसी रहस्यवादी कवि थे। उन्होंने भावात्मक और साधनात्मक रहस्यवाद का चित्रण किया है।
उन्होंने पद्मावत में स्थूल पात्रों के माध्यम से सूक्ष्म दार्शनिक भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। उन्होंने ईश्वर और जीव में पारस्परिक प्रेम की व्यंजना दाम्पत्य भाव के रूप में की है। रत्नसेन जीव हैं तथा पद्मावती परमात्मा है, यह सूफी पद्धति है। इस प्रकार जायसी ने हिंदी साहित्य की अपूर्व सेवा की है। कृतियाँ जायसी के द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 21 बताई जाती है, परंतु निम्नांकित रचनाएं प्रसिद्ध हैं। पद्मावत। आचार्य शुक्ल जी ने इस ग्रंथ का आरंभ 1520 ईस्वी और समाप्ति 1540 ईस्वी में मानी है। जायसी ने पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघलदीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा के अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है। एक ओर तो इतिहास और कल्पना के सुंदर संयोग से यह उत्कृष्ट प्रेम गाथा है और दूसरी ओर इसमें आध्यात्मिक प्रेम की भी अत्यंत भावमयी व्यंजना है। पद्मावत हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथ है। अखरावट। यह आध्यात्मिक काव्य है। इसमें ईश्वर, जीव, सृष्टि आदि पर दार्शनिक सिद्धांतों की शिक्षात्मक चर्चा हुई है। आखिरी कलाम। इसमें कवि द्वारा सूफी मत के अनुसार कयामत का वर्णन किया गया है। काव्यगत विशेषताएं क्या है? प्रेमाश्रयी भक्ति शाखा के कवि जायसी के अनुसार ब्रह्मा निर्गुण या निराकार है, उसकी प्राप्ति प्रेम के द्वारा ही की जा सकती है। उन्होंने प्रेम को संसार में सर्वश्रेष्ठ तत्व माना है। उनका विश्वास है प्रेम अदिष्ट गगन से ऊंचा। उनका ब्रह्मा घट घट वासी और अगण्य है। उनका वर्णन किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता है। उनकी भक्ति में अद्वैतवाद और अवतारवाद के सिद्धांत दिखाई देते हैं। जायसी ने अपने प्रेम मार्ग के सिद्धांतों का प्रतिपादन पद्मावती और राजा रत्नसेन के माध्यम से किया है। पद्मावती की लौकिक कथा के माध्यम से जायसी ने अलौकिक ब्रह्मा का वर्णन किया है। जायसी उच्च कोटि के रहस्यवादी कवि हैं। उन्होंने अपने काव्य में भावात्मक और साधनात्मक दोनों प्रकार के रहस्यवाद का वर्णन किया है। जायसी के भावात्मक रहस्यवाद में प्रेम तत्व की प्रधानता है। संपूर्ण प्रकृति में उन्हें अलौकिक सत्ता का आभास होता है। उन्होंने ईश्वर को प्रेमिका के रूप में स्वीकार किया है। पद्मावत में राजा रत्नसेन आत्मा है और पद्मावती ईश्वरी सत्ता है। आत्मा परमात्मा की प्राप्ति के लिए सदैव व्याकुल रहती है। जायसी के साधनात्मक रहस्यवाद में हठ योग की साधना का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। वैसे जायसी ने साधनात्मक रहस्यवाद की अपेक्षा भावात्मक रहस्यवाद को अधिक महत्व दिया है। उनका रहस्यवाद प्रेम और साधना का सुंदर समन्वय है। तो जायसी जी का जो रहस्यवाद है प्रेम और साधना का सुंदर समन्वय है। जायसी के काव्य में सभी रसों का प्रयोग देखने को मिलता है, परंतु श्रृंगार रस की प्रधानता है। कवि ने श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग और वियोग का विशद और सुंदर चित्रण किया है। पद्मावती के सौंदर्य वर्णन, नक्सिक वर्णन, ऋतु वर्णन एवं मिलन प्रसंगों में श्रृंगार के संयोग पक्ष का मनोहारी चित्रण उपलब्ध होता है। जायसी को श्रृंगार के वियोग वर्णन में अत्यंत अपूर्व सफलता मिली है। नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है। नागमती का विरह हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। जायसी विरह के क्षेत्र में बहुत व्यापक है। वह संपूर्ण संसार में फैला हुआ है। नागमती के विरह में संपूर्ण पृथ्वी रंग गई है। उसके विरह में सभी विरह की दशाएं उपलब्ध होती है। उसके विरह में काम या अपवित्र की भावना नहीं है, उसमें प्रेम और हृदय की भावना है। नागमती एक पतिव्रता आदर्श नारी है। उसे अपने पति के वियोग में जलकर राख हो जाना चाहती है। उसे अपने पति के वियोग में शरद चांदनी भी जलाने का कार्य कर रही है। उसका प्रेम महान है। वह अपने पति के वियोग में जलकर राख हो जाना चाहती है, इस आशा से कि वायु उसकी राख को उड़ाकर उसी स्थान पर डाल दे जहाँ पर उसका पति पैर रखेगा। जायसी का वीर वर्णन अत्युक्त पूर्ण होते हुए भी मार्मिक है। गोरा बादल युद्ध के प्रसंग में वीर, रौद्र, विभत्स, भयानक आदि रसों की सुंदर व्यंजना भी हुई है। तो नागमती वीर वर्णन में 12 मासा के अंतर्गत जायसी के प्रकृति वर्णन की छटा देखने को मिलती है। इसके अंदर कवि ने प्रकृति के उद्दीपन रूप का सुंदर वर्णन किया है। जायसी ने अपने पद्मावत महाकाव्य में भारतीय लोक संस्कृति और लोक जीवन को सजीव और सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। उन्होंने हिंदू जीवन से संबंधित पारिवारिक, सामाजिक और धार्मिक दशाओं का विस्तार से वर्णन किया है। आध्यात्मिकता की गंगा में नहाई यह प्रेम कथा शांत रस की दिव्य अनुभूति में पाठक को निमग्न कर देती है। इस प्रकार सौंदर्य, प्रेम, रहस्य अनुभूत, भक्ति, प्रकृति चित्रण आदि की व्यंजना से पुष्ट जायसी के काव्य का भाव पक्ष बड़ा सबल और प्रभावशाली है। जायसी की भाषा ठेठ अवधि है। उसमें संस्कृतपन तनिक भी नहीं है। वह अत्यंत सरल और सुबोध है। उसमें बोलचाल की
लोक भाषा का उत्कृष्ट भाव व्यंजक रूप देखा जा सकता है। लोकोक्तियों के प्रयोग से उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इसे जन साधारण की भाषा माना जा सकता है। इसमें प्रसाद और माधुर्य गुण की प्रधानता है। अलंकारों का प्रयोग अत्यंत स्वाभाविक है। केवल चमत्कार पूर्ण कथन की प्रवृत्ति जैसी में नहीं है। जैसी ने अपने काव्य में फारसी की अभी तो तुमने बनाया था। मसनवी शैली तथा भारतीय व्यवहारिक शैली का प्रयोग किया गया है। प्रबंधात्मक शैली को भी उन्होंने स्वीकार किया है। दोहा और चौपाई जैसी के प्रधान छंद हैं। तो दोहा चौपाई इनके प्रधान छंद हैं। इस प्रकार जैसी हिंदी साहित्य के अमूल्य रत्न है। उनके काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष का सुंदर समन्वय हुआ है। प्रेम की पीड़ा के अनन्य साधक थे। उन्होंने संसार को बताया कि प्रेम सबसे श्रेष्ठ वस्तु है। जैसी सूफी काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनका पद्मावत महाकाव्य हिंदी साहित्य की अनुपम धरोहर है। हिंदी साहित्य में जिस आसन पर सूर और तुलसी आसीन है, उसी पर जैसी को भी स्थान प्राप्त है। तो जैसी की बहुत प्रशंसा रामचंद्र शुक्ल जी ने भी की है, सभी ने की है और सभी ने रचनाएं भी इन पर लिखी है, शोध भी किया है। लेकिन सूर जी ने त्रिवेणी जो बनाया था उसमें कबीर को नहीं लिया था, सूर, तुलसी और जैसी को लिया था। तो जो नागमती वियोग वर्णन है इसमें दिया हुआ इस पुस्तक में 12 मासा की पद्धति में। तो 12 मासा कब से शुरू होता है? चढ़ा आषाढ़, तो आषाढ़ से शुरू करके और बैसाख तक चलता है। आषाढ़ सावन भादो, आषाढ़ सावन भादो, कार्तिक, पूस, माघ, फागुन, चैत, एक महीना बोल रहा है कुछ, बैसाख, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, पूस, माघ, फागुन, चैत्र, बैसाख पे जाता है 11 बैसाख पे। तो ये 12 महीने का वर्णन है। और यहाँ पर दिया हुआ है नागमती चितौर फतेहेरा पियो जो गए कीन न पेरा नागर काऊ नारी बस परा ते मुर पियू मौसो हरा। तो बहुत पूरा पढ़ूंगी नहीं मैं, इन्हें दिया हुआ है। से चढ़ा आषाढ़ है यहाँ पे ना, चढ़ा आषाढ़। फिर सावन बरस में अति पानी, भादो आया। फिर कुआर लगा, अश्विन, कार्तिक, फिर अगहन दिवस घटा निसिबाड़ी, दुबर रहनी जाई कि मैं गाढ़ी। और फिर अगहन के बाद आया पूस, फिर माघ लागे वो माघ परे अब पाला। फिर फागुन पवन झकोरा बहा, फागुनहट बहता है, लोग कहते हैं वो ठंडी हवा बहती है। फिर चैत में बसंत आ जाता है, बसंत ऋतु। फिर हो गया बैसाख, फिर जेठ ही मैं भूल रही थी, जेठ तब आता है आषाढ़। तो ये 12 महीने का वर्णन है। पूरा नहीं पढ़ूंगी, बहुत देर हो जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा, कोई देखता ही नहीं है। तो जिनको पढ़ना हो थोड़ा थोड़ा ऐसे 1-2 बार पढ़ लेना चाहिए ताकि याद रहे। एकदम शुद्ध अवधि में लिखा गया है। तुलसीदास भी अवधि में लिखे थे, इनका तत्सम संबंधित था, लेकिन इनका शुद्ध अवधि है। जैसे जी का कभी प्रश्न कई बार आया भी हुआ है कि अवधि में, ठेठ अवधि में किसने लिखा है? तो जयसी जी ने लिखा है। और तुलसीदास जी ने तो ब्रज भाषा में भी लिखा है और अवधि भी तत्सम सहित है, तत्सम है उसमें। सरस और सुंदर रचना है मलिक मोहम्मद जैसी की। और अनुकरणीय लाइन 3 ने दिया, तपने मृगसरा जे सहे ते अद्रा पलुहंत, बिरह का आगे कठिन अति मंदी, जिन घर कंता ते सुखी जिन गारो और गर्व। कुछ प्रश्न है ये। जैसे किसका विधारा के कवि हैं?
तो ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रयी का विधारक है। किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। प्रेमाश्रय की प्रतिनिधि कवि जयसी। जयसी के गुरु शेख मोदी। जन्म काल 1492। भाषा अवधि। पद्मावत कर रचयिता जयसी अखरावट। मृत्यु काल 1492। आखिरी कलाम जयसी। जयसी का पूरा नाम लिखित मलिक मोहम्मद जयसी। जन्म स्थान कहाँ है? तो जन्म स्थान जायस दिया हुआ है ना, भैया मेरा स्पाइडरमैन कहाँ है? जायस नगर दिया हुआ है। फिर अगला प्रश्न क्या है? मैं ढूंढता हूँ। पिता का क्या नाम है? तो इनके पिता का नाम क्या था? शेख करके कुछ था, शेख ममरेज। मृत्यु स्थान, तो मृत्यु इनका कहाँ हुआ? अमेठी के मंगरावन में। मंगरावन में इनकी मृत्यु हुई। दो रचनाएं अखरावत पद्मावत। दो भाव पक्षी विशेषताएं। तो भाव पक्षी जो इनकी विशेषताएं हैं, काव्यगत विशेषताएं कर लो। भारतीय और लोक संस्कृति, लोक जीवन और आध्यात्मिकता है इनके भाव पक्ष में। कौन से तत्व की प्रधानता है? तो ये रहस्यवादी कवि हैं और प्रेम के कवि हैं। किस बात की प्रधानता है? ये रहस्यवाद की प्रधानता है। तो और भी प्रश्न है और ये सारे अर्थ दिए हुए हैं। तो इस तरह की इंटर हाई स्कूल की जो पुस्तकें हैं ज़रूर पढ़ लें। मेरे कहने पे कुछ नुकसान नहीं होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।